अर्ज किया है, वाह वाह तो बोलो। अर्ज किया है कि हम तो चले जा रहे थे अपनी ही रफ्तार में, हम तो चले जा रहे थे अपनी ही रफ्तार में। हमारे स्टूडेंट बोले सर पीछे कुछ क्वेश्चन रह गए हैं कतार में, तो बस उन्हीं कतार में लगे हुए क्वेश्चंस को आज हम सॉल्व कराने आए हैं। आज हम एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व कराने आए हैं एसिड एंड बेस से। हम तो कहां चले गए थे? अपनी रफ्तार में मेटल एंड नॉन मेटल पहुंच गए थे। आपने कहा सर पीछे क्वेश्चन रह गए उनको तो करा दो, तो बस उन्हीं क्वेश्चन को कराने आए, ठीक है ना। तो इसी तरह से कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसका सोल्यूशन आपको जरूर मिलेगा। जो मेरे हाथ में है मैं उसका सोल्यूशन देने की कोशिश आपको जरूर करूंगा, ठीक है ना। चले साथ में आगे बढ़े, साथ में लगे रहना एकदम। जब आपका रिजल्ट आएगा ना तो तरीके से बूम क्या होगा, एकदम मिठाइयां खाओगे तरीके से, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की, ठीक है। एसिड एंड बेस चैप्टर सेकंड क्लास 10th साइंस, ठीक है ना। चलिए भाई, तो पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है, इसको डिस्कस करेंगे अच्छे से। लेकिन एक छोटी सी बात और एक छोटी सी एक्सपेक्टेशन आपसे रख रहा हूं कि भाई आपने पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़ा हुआ है। जो 4 पार्ट हमने एसिड एंड बेस के बनाया उसको आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है, ठीक है। ठीक है, तो ये बात मानते हुए आपने पढ़ा हुआ है तो चीजों को जो है ना थोड़ा सा फास्ट मोड में लेकर के चलेंगे। वैसे आराम से कराऊंगा लेकिन थोड़ा सा फास्ट लेके चलेंगे, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज और कि भाई हम तो क्वेश्चन को डिस्कस कराएंगे सिंपल, आप इसको अपनी लैंग्वेज में अपने वर्ड्स में लिखना सीखोगे और इसको लिखोगे। कर पाओगे ना इतना? चलिए तो भाई पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं फर्स्ट, ठीक है। अब इस फर्स्ट क्वेश्चन कहां पर दिए हुए? पेज नंबर 18 और आपका क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है ना। अब देखो, तो फर्स्ट क्वेश्चन में पहले इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, ठीक है ना, और फिर उसके बाद हमें लिखना है। बोला इसमें दिया हुआ है कि यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद 3 टेस्ट ट्यूब। तो हमें क्या किया गया क्वेश्चन में? 3 टेस्ट ट्यूब दे दी गई। ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। 3 टेस्ट ट्यूब दे दी गई। इन तीनों टेस्ट ट्यूब के अंदर जो है ना कुछ ना कुछ भरा हुआ है, कोई ना कोई सोल्यूशन भरा हुआ है, ठीक है ना। अब आपको क्वेश्चन में दे दिया गया कि इन तीनों टेस्ट ट्यूब में से एक सोल्यूशन जो है ना कैसा बोला? न्यूट्रल है। अच्छा, न्यूट्रल का मतलब क्या? डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर है तो मैं इसको सोल्यूशन नहीं बोलूंगा, क्या बोल दिया मैंने? सिंपल डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर का मतलब क्या है? न्यूट्रल, ठीक है। एक है आपका एसिडिक और एक है आपका बेसिक। हमें पहचानना है कि भाई किसमें क्या क्या है, ठीक है ना। लेट्स से हमने क्या किया? बोला 1 2 3 इन तीनों टेस्ट ट्यूब के नाम दे दिए, ठीक है ना। हमें पहचानना है कि भाई उसमें पूछा हुआ है हाउ विल यू आइडेंटिफाई, आप कैसे पहचानोगे? आपको ये प्रोसेस लिखनी है। देखो क्या दिया हुआ है, आपसे ये नहीं कहा किसमें कौन सा कलर है, किसमें कौन सोल्यूशन है, आपसे कहा गया कि हाउ विल यू आइडेंटिफाई, आप कैसे पहचानोगे, तो उस प्रोसेस को लिखना है, ठीक है ना। अच्छा, पहली चीज हम समझते हैं कि अगर हमारे पास लिटमस पेपर है तो लिटमस पेपर को अगर हम एसिड में डालते हैं तो कैसा निकल के आता है? मतलब रेड। अगर हम इसको बेसिक में डालते हैं तो कैसा निकल के आता है बाहर? मतलब ब्लू। सर हमें पता है ना, ये क्यों बता रहे हो? तो अगर ना बताएंगे तो आगे कैसे पढ़ेंगे बताओ, ठीक है ना। तो देखो, बोला बेसिक में डालोगे तो ब्लू, एसिडिक में डालोगे तो रेड, और अगर डिस्टिल्ड वाटर यानी कि न्यूट्रल में डालोगे, न्यूट्रल में डालोगे तो क्या होगा? तो जैसा डाला था ना वैसा ही बाहर निकल गया। क्या? जैसा डाला था वैसा ही बाहर निकल गया, यानी सेम कलर का। इसमें कोई भी कलर चेंज नहीं होता। चलिए भाई, तो हमें पहचानना और पूरी प्रोसेस को लिखना है। तो हमारे पास 3 ये टेस्ट ट्यूब हैं। हमने क्या किया कि लेट से हमारे पास पूरे स्टेप को ध्यान सुनना, एकदम ध्यान से सुनना। सुनोगे ना? कमेंट करो, सुनोगे ना? चलिए ठीक है भाई। तो हमने क्या किया कि लेट से तीनों में सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया, देखो यू आर गिवन ए रेड लिटमस पेपर। क्या दिया है? यू आर गिवन ए रेड लिटमस पेपर। तो हमारे पास ये रहा, देखो ये रेड लिटमस पेपर हमारे पास दिया है, ये हमें दिया है, बस एक ही लिटमस पेपर है, इसी से पहचान करनी है सबकी। तो हमने देखो इसको जो है ना लेट्स से सेकंड नंबर वाले में डाला। किसमें? सेकंड नंबर वाले में रेड लिटमस पेपर डाला, और हमने देखा कि इसको डिप कराया लिटमस पेपर को और बाहर निकाला तो हमें ये रेड कलर का ही मिला। कैसा मिला? रेड कलर का। तो इसका मतलब है कि रेड डाला था और रेड कलर का मिल गया। तो पहचान पाएंगे हम इसको? नहीं पहचान पाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको जो है ना रेड लिटमस पेपर को अगर आप एसिड में डालोगे तब भी रेड निकल के आएगा, और अगर आप न्यूट्रल में डालोगे तब भी रेड निकल के आएगा। तो बड़ी प्रॉब्लम है ना। तो हमने क्या किया कि भाई इस लिटमस पेपर को, अब एक काम किया, रेड वाले लिटमस पेपर को थर्ड वाले में डाला। किसको? देखो आर लिख रहा हूं, यानी कि रेड मैंने अंदर डाला, और मैंने देखा कि जब मैंने इसको बाहर निकाला तो ये ब्लू कलर का लिटमस पेपर मुझे मिल गया। कैसा लिटमस पेपर का कलर कैसा हो गया? बोला ब्लू। तो इसका मतलब हमें पता पड़ गया कि थर्ड वाला जो सॉल्यूशन है वो बेसिक है। कैसा है? थर्ड वाले टेस्ट ट्यूब में सॉल्यूशन कैसा है? मतलब बेसिक है, ठीक है। अब देखो हमने इस टेस्ट ट्यूब को हटा के अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया इसको, ठीक है ना, अलग कर दिया, ठीक। टेस्ट ट्यूब तो अलग हो गई। अब हमारे पास जो लिटमस पेपर है वो कैसे कलर का मिल गया? मतलब ब्लू कलर का, ठीक है। तो सारी चीजें भूल जाएं। अब हमें क्या ध्यान रखना है कि अब हमें जो लिटमस पेपर है हमारे पास वो कैसा है? ब्लू कलर का। अब हमारे पास ये 2 टेस्ट ट्यूब बची हैं। अब हम देखो हमने क्या किया? बोला ब्लू कलर को अगर हमने इसके अंदर डाला, और हमने देखा, और हमने क्या देखा? हमने देखा कि भाई ब्लू कलर का इसके अंदर गया था और ब्लू कलर का ही बाहर निकला।
तो इसका मतलब ये कैसा है, बोला ये न्यूट्रल है। कैसा है, न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, डिस्टिल्ड वाटर, तो इसका मतलब डिस्टिल्ड वाटर है। क्यों, अगर एसिडिक होता तो इसका कलर कैसा हो जाता, इसका कलर हो जाता रेड कलर, ठीक है ना, डिस्टिल्ड वाटर। ठीक है, अब देखो ये ब्लू कलर का बाहर निकला, अब हमने जो है इसके अंदर डाला, ब्लू कलर का था तो ये बाहर आया रेड कलर का, तो इसका मतलब ये कैसा हो गया, बोला एसिडिक हो गया। तो इस पूरी प्रोसेस को आप किस तरह से लिखोगे, पूरी प्रोसेस को आप इस तरह से लिखोगे कि भाई हमने सबसे पहले क्या किया, फर्स्ट वी dipped litmus paper in third test tube or second test tube and we find that color of litmus paper changes to blue. Now we will separate this test tube and take the litmus paper with us. टेस्ट ट्यूब को सेपरेट कर दोगे और लिटमस पेपर को अपने साथ में रखोगे। अब कैसे कलर का लिटमस पेपर है, ब्लू कलर का। अब हम क्या करेंगे, बोला वी विल डिप ब्लू कलर लिटमस पेपर एंड we will dip blue color litmus paper and suppose we dipped blue litmus paper into the second test tube and its color changes to the red, so that means क्या होगा भाई, सेकंड वाली टेस्ट ट्यूब क्या हो गई, एसिडिक नेचर हो गया इसका, ठीक है ना। और इस तरह से हमें पता पड़ जाएगा फर्स्ट वाली क्या है, न्यूट्रल सॉल्यूशन है। समझ में आ गया आपको। अच्छा, वाटर को हम सॉल्यूशन नहीं बोलेंगे, सिंपल क्या बोलेंगे, ये न्यूट्रल है, ठीक है ना। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत आराम से समझ में आया आपको, तो इस पूरी प्रोसेस को आपको लिखना है, ठीक है। अब आ जाओ भाई पेज नंबर, आप किस पे, पेज नंबर आप आ जाओ 22 पे, है ना, बीच में तो कोई क्वेश्चन नहीं है इसके बाद, ठीक है। पेज नंबर 22 पे आ जाओ। पेज नंबर 22 पे क्या दिया हुआ है, अब इस क्वेश्चन को पढ़ो। बहुत आसान क्वेश्चन है, मैंने आपको कई बार कराया है, ठीक है। देखो ध्यान से सेकंड क्वेश्चन, देखो सेकंड क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, ठीक है ना। पेज नंबर 22 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, Why should curd and sour substances should not be kept in brass and copper vessel, है ना। तो देखो आपसे कहा गया भाई खट्टे पदार्थ हुए, जैसे मान लो सार सब्सटेंस जितने भी हैं, जैसे कि हमारे जो है ना कर्ड हो गया, है ना, कर्ड हो गया भाई, कर्ड को जो है ना मेटल के बर्तन में क्यों नहीं रखते हैं, कर्ड को और बाकी जो सार सब्सटेंसेस हैं उनको मेटल के बर्तन में क्यों नहीं रखते हैं, कॉपर और ब्रास के बर्तन में क्यों नहीं रखते हैं। देन हमारा आंसर है कि भाई हमने पढ़ा हुआ है बहुत अच्छे से कि जब भी जैसे मान लो कि जिंक ले लिया हमने, जब भी जिंक जो है, जिंक का मतलब क्या, मेटल, जब भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो फिर क्या होता है, एक सॉल्ट बनता है। क्या बनता है, सॉल्ट, ZnCl2 प्लस क्या होता है कि हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है ना। चलो इसको बैलेंस कर दें, ये अपना बैलेंस हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, मेटल का मतलब क्या, जैसे मान लो हमारे कॉपर के बर्तन हो गए, ठीक है ना, जैसे, और एसिड क्या हो गया, बोले एसिड हो गया हमारा दही, दही के अंदर कौन सा एसिड होता है, बोले लैक्टिक एसिड, है ना। तो दही के अंदर लैक्टिक एसिड होता है और कॉपर हमारा मेटल है। तो जब भी एसिड और मेटल रिएक्ट करते हैं सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस मिलती है। सॉल्ट का मतलब कौन सॉल्ट है ये, भाई ये नॉर्मल सॉल्ट नहीं होता, ये क्या सॉल्ट होता है, पॉइजनस सॉल्ट होता है। कैसा होता है, पॉइजनस सॉल्ट, है ना। पॉइजनस सॉल्ट का मतलब ऐसा नहीं कि भाई खा लिया तो मृत्यु हो जाएगी, नहीं, इससे बॉडी को नुकसान बहुत ज्यादा होगा, फूड पॉइजनिंग हो जाएगी कि भाई हमने खाना खाया उल्टी हो गई, है ना, खाना खाया हमारा पेट खराब हो गया, या किसी भी तरह की जो है ना, अगर ज्यादा एसिड बन गया तो फिर क्या हो जाएगा, थोड़ी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। बात समझ में आई आपको। तो कभी भी सार सब्सटेंसेस को, कर्ड को या फिर किसी भी तरह का सार सब्सटेंस हो, हम उसको जो है ना कॉपर के या फिर मेटल के बर्तनों में नहीं रखते हैं, क्योंकि मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो फिर पॉइजन बनेगा। क्या बनेगा, पॉइजन बनेगा, दैट मींस सॉल्ट बनेगा, वो सॉल्ट पॉइजनस होगा, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस निकलेगी वहां से, ठीक है। इसलिए हम अचार वगैरह क्या करते हैं, तो हमेशा कांच के बर्तन में रखते हैं या फिर प्लास्टिक में रख सकते हैं या फिर चीनी के बर्तन में रख सकते हैं, लेकिन कभी भी उसको मेटल में नहीं रखेंगे। बात समझ में आई आपको इतनी। चलिए, तो सेकंड नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है आपको पेज नंबर, ये तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब देखो, अब आपको पेज नंबर 22 पे सेकंड वाला क्वेश्चन दिया गया है, अब इसको समझते हैं, ठीक है। इसको पढ़ना एक बार। विच गैस इज लिबरेटेड व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल, हाउ विल यू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस। केमिकल प्रॉपर्टीज में डिस्कस किया है। अभी भी देखो क्वेश्चन पूछा गया, विच गैस इज यूजुअली लिबरेटेड, कौन सी गैस निकलती है जब एसिड और मेटल की रिएक्शन होती है। ये देखो एसिड और मेटल की रिएक्शन होगी तो कौन सी गैस निकलेगी, बोला हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि हाइड्रोजन गैस का टेस्ट कैसे करते हो। हाइड्रोजन गैस का टेस्ट कैसे करते हैं, हाइड्रोजन गैस का टेस्ट हम करते हैं कि भाई जैसे मान लो हमारे पास ये एक टेस्ट ट्यूब है, अगर इसमें से हाइड्रोजन गैस निकल रही है तो इसके पास हम क्या लेके जाएंगे, एक जलती हुई कैंडल लेकर के जाएंगे, और अगर ये जलती हुई कैंडल से इसके जो बबल्स हैं पॉपिंग साउंड के साथ फूटेंगे, कैसे, पॉपिंग साउंड के, चटर पटर की आवाज के साथ फूटेंगे, तो हम समझ जाएंगे कि जरूर ये हाइड्रोजन गैस है। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन गैस की जो बबल्स होते हैं पॉपिंग साउंड के साथ फूटते हैं कैंडल के, जलती हुई कैंडल के कॉन्टेक्ट में आने से। बात ठीक है इतनी, क्लियर इतनी बात। चलिए,
तो आपको अब ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। कौन सी गैस निकलेगी? हमेशा हाइड्रोजन गैस निकलती है जब भी मेटल और एसिड की रिएक्शन होती है। और हाइड्रोजन गैस का टेस्ट कैसे करते हैं? मतलब जलती हुई कैंडल को उसके पास में लेके चले जाओ, जो बबल्स होंगे वो पॉपिंग साउंड के साथ फूटेंगे, चटर पटर की आवाज के साथ, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कौन सा? इसी पेज पर क्वेश्चन नंबर 3, इसको समझो। अब आप इस चीज को लिख सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या लिखा हुआ है? मतलब मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक सॉल्यूशन। आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को पढ़ सकते हो ना? बताओ ना, बताना पड़ेगा। आप वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हो ना, इसको अच्छे से पढ़ सकते हो ना? तो वही पढ़ो। देखो आपको दिया गया बोला मेटल कंपाउंड ए। हमारे पास एक मेटल कंपाउंड है, यानी कि कुछ भी मान लेते हैं, ठीक है। चलो देखो हमारे पास एक मेटल कंपाउंड है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो हमें दिया गया हमारे पास एक मेटल कंपाउंड है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, टू प्रोड्यूस एफर्वसीन। एफर्वसीन का मतलब होता है कि जैसे मान लो कोई भी, जैसे आपने देखा है कि कभी आपने कोल्ड ड्रिंक वगैरह खोली होगी, मतलब सर क्या बात कर रहे हो, बहुत खोली है, बहुत पी है, ठीक है ना। तो आपने कभी कोल्ड ड्रिंक वगैरह खोली होगी, उसमें झाग निकलता है ना, वो बुलबुल नीचे से उड़ते हुए ऊपर को चले आते हैं, उसको बोलते हैं एफर्वसीन। क्या बोलते हैं? एफर्वसीन। तो देखो बोला सर यहाँ पे तो कोल्ड ड्रिंक तो पीने को मिल नहीं रही है ना, लेकिन क्या हो रहा है कि भाई इस तरह की केमिकल रिएक्शन जब होती हैं, इस तरह की केमिकल रिएक्शन जब होती है तो नीचे से बुलबुल निकलते हुए चले जाते हैं और ऊपर तो चले जाते हैं, ठीक है ना। तो अब इस चीज को आप याद रखोगे। तो इसमें कहा गया कि मेटल कंपाउंड रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ टू प्रोड्यूस एफर्वसीन। द गैस इवॉल्व एक्सटिंग्विशेस द बर्निंग कैंडल। क्या बोला कि भाई जब मेटल कंपाउंड HCl के साथ रिएक्ट करता है तो इस रिएक्शन के बाद एक ऐसी गैस निकलती है, देखो इसमें लिखा है एक गैस इवॉल्व एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग कैंडल। ऐसी गैस निकलती है जो जलती हुई कैंडल को बुझा दे, जो जलती हुई कैंडल को बुझा दे। तो क्या बोला कि भाई ऐसी कौन सी गैस होती है जो जलती हुई कैंडल को बुझा सकती है? तो आंसर लिखना कार्बन डाइऑक्साइड। आंसर क्या लिखोगे? कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो फायर एक्सटिंग्विशर में यूज की जाती है। किस में यूज की जाती है? फायर एक्सटिंग्विशर में। बोला क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है वो भारी होती है। कैसी होती है? भारी होती है। बात समझ गए? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कहां पे यूज किया जाता है? बोला फायर एक्सटिंग्विशर में कार्बन डाइऑक्साइड को यूज किया जाता है। क्या आपको इतनी बात क्लियर हो रही है? चलिए भाई अब हमें क्या लिखना है? इसी क्वेश्चन के अंदर रिएक्शन लिखनी है, ठीक है। राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इफ वन ऑफ द कंपाउंड इज कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है ना। अब देखो ये वाली इक्वेशन नहीं लिखनी है आपको, ये तो हमने सिंपल आपको बताया कि मेटल कंपाउंड जब HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो एक ऐसी गैस निकलेगी जो कि जलती हुई कैंडल को बुझा देगी। वो कौन सी गैस है? बोला वो हो गई CO2 गैस। तो आपका जो है ना इस क्वेश्चन का एक पार्ट का सॉल्यूशन आपको मिल गया। अब दूसरे पार्ट का सॉल्यूशन कैसे मिलेगा? तो राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है हमें। अब बतानी है कि भाई ये CO2 गैस जो मिली है हमें वो कैसे मिली होगी, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन की जो है ना एक हिंट दे दी हमें, बोला क्या? इफ वन ऑफ द कंपाउंड इज कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है ना। अच्छा, फॉर रिएक्शन इफ वन ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड इज कैल्शियम क्लोराइड। देखो वन ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड मतलब ये जो रिएक्शन हुई, इस रिएक्शन के बाद ये जो कंपाउंड बना ना वो कैल्शियम क्लोराइड बना। तो हमने माना कि लेट्स से कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 ने रिएक्ट किया HCl के साथ, तो क्या बन के आ गया हमारे सामने? CaCl2, ठीक है ना, प्लस आपका जो है ना H2O प्लस आपका CO2, ठीक है ना। चलिए इसको बैलेंसिंग वगैरह देख लें क्या? देखो ये तीन ऑक्सीजन ये रहा है, 2 हाइड्रोजन है, तो इसको 2 हाइड्रोजन बना दो, और ये आपका क्लोरीन, ठीक है, बाकी सारी चीजें बैलेंस हो गई। तो ये देखो ये रिएक्शन आपको लिखनी है, ठीक है। तो देखो ये है वो मेटल कंपाउंड जिसने एसिड के साथ रिएक्ट किया, तो CO2 गैस हमें मिली, और जो ना वाटर बन गया, प्लस कैल्शियम क्लोराइड भी हमें मिल गया, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया था। देखो ना लिखा है लास्ट लाइन में, राइट ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इफ वन ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड इज कैल्शियम क्लोराइड। इफ वन ऑफ द कंपाउंड फॉर्म बना, कौन बना? कैल्शियम क्लोराइड बना इन द प्रोडक्ट। क्लियर है इतनी बात समझ में आ पा रही है आपको? चलिए भाई पेज नंबर किस पे आ जाए? पेज नंबर आ जाओ आप 25 पे, ठीक है ना। पेज नंबर 25 पे आ जाओ, और मुझे आपका बिल्कुल कमेंट चाहिए प्यारा सा। मैं चाहता हूं कि भाई इस तरह की कोई और भी प्रॉब्लम हो आपको तो जरूर बताएं आप, ठीक है ना। चलिए जी पेज नंबर किस पे आ जाए अपन? पेज नंबर पे आ जाओ, पेज नंबर आ जाओ 25 पे, ठीक है ना। चलिए
25 पे देखो क्या दिया हुआ है, इसको अच्छे से पढ़ लो। बोला Y2HCl HNO3। HCl का नाम क्या है भाई, बताओ मुझे शांति से, बताओ अच्छे से। HCl का नाम क्या बोला सर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बोला सर हम ये तो जानते हैं। HNO3 का नाम क्या है, HNO3 नाइट्रिक एसिड। क्या नाम है इसका, नाइट्रिक एसिड। क्या नाम है, नाइट्रिक एसिड। अच्छा, तो एक बात बताओ पहले आप मुझे, एक बात बताओ कि जब कोई भी एसिड पानी में जाता है, जब कोई भी एसिड पानी में जाता है तो क्या होता है भाई, क्या होता है बताओ मुझे। जब कोई एसिड पानी में जाता है तो वाटर क्या करता है एसिड के साथ, वाटर क्या करता है, वाटर हमेशा एसिड की जो बॉन्ड होती है ना उसको कमजोर करता है। क्या करता है, कमजोर। जैसे मान लो कि HCl है, HCl का केमिकल जो HCl की जो बॉन्ड है ना वो, जैसे मान लो H हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में कुछ बॉन्ड होगी, ठीक है ना। बॉन्ड का मतलब क्या है, लिंक, एक लिंक होगी। जब ये पानी में जाएंगे तो बोला इनके रिश्तों में दरार आ गई। क्या आ गई, दरार। इनके रिश्ते में कोई तीसरा आ गया। बोला वो तीसरा कौन है, वो तीसरा पानी है। कौन है, पानी है। पानी से इनकी जो बॉन्ड है वो वीक हो जाती है, ठीक है ना। तो जब कोई भी जो है ना एसिड पानी में जाता है तो क्या देता है भाई, एक देगा आपको H+ और एक देगा Cl नेगेटिव आयन, ठीक है ना। तो इस तरह से काफी सारे H+ और काफी सारे Cl नेगेटिव आयन होते हैं, ठीक है। अब कह रहा है आपसे, तो ये एसिड की पहचान है। क्या है, एसिड की पहचान है, ठीक है ना। तो आपसे कहा जाए कि एसिड की पहचान क्या, तो एसिड की पहचान है कि भाई जब भी वो पानी में जाते हैं तो H+ आयन देंगे और दूसरा कोई भी एनायन देंगे। समझ गए, इसका मतलब क्या है कि एक पॉजिटिव आयन देंगे जो कौन सा बोला H+, और पीछे के साइड कुछ भी हो सकता है, पीछे के साइड कुछ भी हो सकता है, ठीक है। नाउ तो देखो इसमें कहा गया कि Y2HCl HNO3 सो एसिडिक कैरेक्टर। एसिडिक कैरेक्टर का मतलब क्या, एसिडिक कैरेक्टर का मतलब एसिड के गुण। एसिड के गुण कब दिखते हैं, जब पानी में जाकर के आपको H+ और दूसरा कुछ भी नेगेटिव मिल जाए, ठीक है। तो अब आपसे कह रहा है कि HCl HNO3 एसिडिक कैरेक्टर क्यों शो करते हैं जबकि एल्कोहल और ग्लूकोज क्यों नहीं करते भैया, है ना। एल्कोहल और ग्लूकोज क्यों नहीं करते, हमें ये बताना है, ठीक है। तो देखो एसिड में क्या होता है, इस क्वेश्चन को आप याद रखो, हमेशा याद रखना, ठीक है ना। बोला कह रहा है कि एसिड और HNO3 जो है ना एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं जबकि एल्कोहल और ग्लूकोज क्या नहीं करते। बोला एल्कोहल और ग्लूकोज जो है ना ये सॉल्यूशन क्या बोलूं कि ये एसिडिक बिहेवियर नहीं शो करते। देखो तो पहली चीज में पता होना चाहिए, बोला HCl HNO3, ठीक है ना। ये फॉर्मूला तो हम जानते हैं। ग्लूकोज का फॉर्मूला समझ में आना चाहिए, बोला C6H12O6, ठीक है ना। और आपका ये क्या बोला, ग्लूकोज, ठीक है। एल्कोहल का फॉर्मूला क्या बोला, C2H5OH, ठीक है। अब हमने क्या किया, बोला HCl को पानी में डाला तो हमें H+ Cl नेगेटिव मिल गया, HNO3 को पानी में डाला तो H+ और NO3 नेगेटिव मिल गया। समझ गए, मतलब इन दोनों को पानी में डालने पे हमें H+ आयन मिल रहा है। लेकिन हमने क्या किया, बोला ग्लूकोज को पानी में डाला, ग्लूकोज को पानी में डाला तो ग्लूकोज को पानी में डालते हैं तो हमें जो है ना ये H+ आयन मिलता ही नहीं है। इसको पानी में डालते हैं तो हमें H+ आयन मिलते ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि ग्लूकोज को और एल्कोहल को पानी में डालने पर हमें H+ आयन मिलता ही नहीं है, तो फिर ये एसिडिक सॉल्यूशन भी, एसिडिक कैरेक्टर भी शो नहीं करेंगे। डिड यू गेट माय फ्रेंड, डिड यू गेट माय पॉइंट फ्रेंड्स, बात को समझ पा रहे हो मेरी। चलिए भाई अब आते हैं इसी पेज के पेज नंबर 22 के पेज नंबर 25 के क्वेश्चन नंबर 2 पे। मेरी बात क्लियर है इतनी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया, व्हाई डज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो इस क्वेश्चन को समझना, ये हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो इसमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें दिया हुआ व्हाई डज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। देखो एसिड का एक्वस सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कैसे करता है। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट का मतलब है कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनाता है। तो याद रखना कि इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्या जरूरी होते हैं, हमेशा फ्री आयन। क्या बोला मैंने आपसे, इलेक्ट्रिसिटी के लिए जरूरी क्या, इलेक्ट्रिसिटी के लिए जरूरी होते हैं फ्री आयन। तो क्या बोलोगे यहां पे, फ्री, यहां पे लिखो फ्री आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन। फ्री आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन। इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए फ्री आयन की जरूरत होती है, ठीक है ना। मतलब जैसे H+ आयन हो गए, आपको Cl नेगेटिव आयन हो गए, तो फ्री आयन होना चाहिए तब जाकर के इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है, ठीक है ना। तो देखो अब क्या होता है ना कि HCl ये दिया ना, व्हाट इज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड।
एसिड का एक्वा सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट करता है। तो अगर मैंने जो है ना इसके अंदर जो है ना पानी डाल दिया और पानी के अंदर क्या डाल दिया, बोला एसिड, तो क्या बन गया ये एसिड का एक्वा सॉल्यूशन। तो अब एसिड के एक्वा सॉल्यूशन में क्या होता है, बोला H+ आयन भी होते हैं और Cl नेगेटिव आयन भी होते हैं, H+ आयन भी होते हैं और Cl नेगेटिव आयन भी होते हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं, बोला ये फ्री आयन है। क्या है ये आयन, ये पॉजिटिव आयन है, ये नेगेटिव आयन है, तो ये क्या है, बोला फ्री आयन है। तो एसिडिक सॉल्यूशन के पास क्या होता है, बोला एसिडिक सॉल्यूशन के पास H+ आयन होते हैं जिसके कारण से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। तो क्या बोलोगे, फ्री आयंस आर ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड एसिडिक सॉल्यूशन हैज H+ आयंस। क्या बोलोगे, एसिडिक सॉल्यूशन हैज H+ आयन। ठीक है नाउ इसके बाद क्वेश्चन नंबर इस पे थर्ड वाला देखो। थर्ड में दिया हुआ व्हाई डज ड्राई HCl गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर। इसका मतलब क्या है कि भाई हमारे पास एक ड्राई लिटमस पेपर है, एक सूखा लिटमस पेपर है, और इस सूखे लिटमस पेपर को जो है ना, ये क्या भाई ड्राई लिटमस पेपर, अब इस सूखे लिटमस पेपर के कॉन्टेक्ट में आ गई सूखी हुई गैस, यानी कि सूखी हुई गैस का मतलब क्या है, ड्राई गैस। कौन सी गैस, बोला हाइड्रोक्लोरिक, दैट मींस ड्राई HCl गैस। ठीक है ना, ड्राई लिटमस पेपर के कॉन्टेक्ट में ड्राई HCl गैस आ गई, तो फिर क्या होगा, बताओ। तो ये इसका कलर चेंज नहीं होता है, इसका लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं होता है, और हमसे यही पूछा जा रहा है, बोले इसका कलर क्यों चेंज नहीं होता है। तो क्या बोलोगे बताओ। बोले इसका कलर इसलिए चेंज नहीं होता है क्योंकि जो है ना ड्राई लिटमस पेपर, जब ड्राई लिटमस पेपर के कांटेक्ट में ड्राई HCl गैस आती है, तो भाई HCl को अलग करने वाला कोई नहीं है। HCl कब अलग होगा, HCl अलग होगा मॉइस्चर से, HCl अलग होगा पानी से, क्योंकि पानी इनके बीच में आएगा और बॉन्ड को कमजोर कर देगा। तो ड्राई लिटमस पेपर ड्राई HCl कॉन्टेक्ट में आता है तो H+ आयन और Cl नेगेटिव आयन नहीं बन पाते, और जब नहीं बन पाते तो फिर इसका कलर भी चेंज नहीं होगा। तो क्या बोलोगे, कलर चेंज करने के लिए लिटमस पेपर को मॉइस्ट होना पड़ेगा या फिर गीला होना पड़ेगा, क्योंकि गीला होने का मतलब इसके पास पानी है, और अगर पानी होने का मतलब कि ये HCl के बॉन्ड को कमजोर कर पाएगा। डिड यू गेट माय फ्रेंड, क्या बात कर रहे हो, डिड यू गेट माय पॉइंट फ्रेंड्स। चलिए भाई आगे बढ़े। अब इसको दिया गया हमें क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट फोर्थ। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन को बहुत आराम समझना आपको, ठीक है ना। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन को, फिफ्थ क्वेश्चन को और आपका जो है ना सिक्स्थ क्वेश्चन को, इन तीनों को समझने के लिए बस एक कॉन्सेप्ट की जरूरत है, एक बहुत छोटे से कॉन्सेप्ट की, और मैं उम्मीद करूंगा आपसे कि आप आराम से समझोगे इसको, है ना, आप आराम समझोगे। देखो पहली चीज क्या होता है, बोले दो चीजें होती हैं, हमने पढ़ा हुआ है आराम से कि कॉन्सेंट्रेट का मतलब क्या होता है। कॉन्सेंट्रेट का मतलब होता है कि भाई ऐसा एसिड जिसमें पानी की जो क्वांटिटी है वो कम से कम हो। डाइल्यूट का मतलब क्या होता है कि एसिड को पतला करना, पतला करने का मतलब क्या होता है कि भाई उसके अंदर पानी को बढ़ाना। ठीक है ना। अच्छा एक बात बताओ, जैसे मान लो मैंने आपसे ऐसा कह दिया कि ऐसा है कि मेरे पास जो है ना इतना पानी है, क्या इतना पानी है, ठीक है। अब इतने पानी में जो है ना मैंने क्या किया कि यहां पर जो है ना 10 ड्रॉप या फिर मैं ऐसा बोलूं 10 ml HCl मैंने डाला। कितना, 10 ml HCl। ठीक है, अच्छा ठीक है, तो मैंने 10 ml HCl डाला और मैंने देखा कि इसके अंदर जो है ना 100 H+ आयन मुझे मिल गए और 100 Cl नेगेटिव आयन मुझे मिल गए। ठीक है ना, 10 ml डालने से मुझे 100 H+ आयन मिल गए और 100 Cl नेगेटिव आयन मिल गए। ठीक है, अच्छा इसके बाद मैंने क्या किया कि मैं इसमें जो है ना, पहले मैंने क्या डाला था HCl, अब मैंने क्या किया कि मैंने जो है ना इसमें इतना करने के बाद इसमें और पानी बढ़ा दिया, जब मैंने इसमें पानी बढ़ाया तो पानी बढ़ाने से क्या हुआ, आप मुझे बताओ पानी बढ़ाने से क्या होगा। क्या पानी बढ़ाने से 100 के ये 200 हो जाएंगे, बताओ, नहीं होंगे ना, कि भाई जितना अपन को HCl मिलना था उतना मिल गया, इससे ज्यादा तो नहीं मिल पाएगा। इससे ज्यादा कब मिलेगा, जब आप एसिड को बढ़ाओगे। कब मिलेगा, जब आप एसिड को बढ़ाओगे। मेरी बात समझ पा रहे हो ना। अच्छा तो देखो, तो यहां से क्या क्लियर हो रहा है मुझे कि पानी बढ़ाने से H+ आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है पर यूनिट वॉल्यूम वो नहीं बढ़ेगी। क्या नहीं बढ़ेगी, पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब समझते हो, पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब यह है कि भाई पूरे पानी में लेट से मैंने कहा कि 100 H+ आयन थे, तो पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब है कि लेट से मान लो कि एक इतनी सी जगह में मान लो 10 H+ आयन पड़ते थे। अब क्या हो गया, आपने पानी बढ़ा दिया, पानी बढ़ाने से क्या होगा कि इसका पूरा वॉल्यूम बढ़ गया ना, तो हम देखेंगे कि भाई अब इतनी सी जगह में जो है 5 H+ आयन ही है,
क्यों? क्योंकि अब H प्लस आयन को पूरे जगह में फैलना है ना, बात समझ गए? तो क्या बोलोगे कि वाइल डाइल्यूटिंग एन एसिड। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 4 की जगह हमने आपको क्वेश्चन नंबर 5 करा दिया। तो क्वेश्चन नंबर 5 को देख लो, बोला हाउ इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन व्हेन affected when a solution of an acid is diluted। जब एसिडिक सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया जाता है, जब एसिडिक सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया जाता है तो हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है? हाइड्रोनियम आयन का मतलब है कि जब H प्लस ये जो आयन है ना H2O के साथ रिएक्ट करते हैं तो इन्हीं को कंबाइंड फॉर्म में हम हाइड्रोनियम आयन कह देते हैं, ठीक है ना। तो हाइड्रोनियम आयन पर क्या इफेक्ट पड़ता है? तो क्या बोलोगे कि 1 यूनिट वॉल्यूम में, क्योंकि पानी कम था तो इतनी सी जगह में ही ये कितने आ रहे थे? 10 H प्लस आयन आ गए थे। अब पानी आपने और बढ़ा दिया, यानी कि डाइल्यूट कर दिया, पानी बढ़ गया यहां तक, तो जो H प्लस आयन थे अब उनको पूरे में फैलना है। तो फिर क्या हो जाएगा कि एक के हिस्से में केवल 5 H प्लस आयन ही पड़ेंगे, ठीक है ना। एक के हिस्से का मतलब क्या है? पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम को मतलब 1 यूनिट वॉल्यूम में, यानी कि इतनी सी जगह, मान लो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट वॉल्यूम बोलते हैं। चलिए भाई, तो 5th वाले का आंसर क्या हो जाएगा कि व्हाइल डाइल्यूटिंग एसिड, क्या बोलोगे? हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम विल डिक्रीज। पर यूनिट वॉल्यूम विल डिक्रीज, ठीक है ना। बात समझ में आ पाई आपको? चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ठीक है ना। अच्छा, ये ठीक वैसे ही क्वेश्चन है कि अगर जैसे मान लो आपने कहा कि भाई आप नींबू पानी बना रहे हो, शिकंजी, लेमोनेड, है ना, आपने शक्कर डाली, ठीक है, पानी बढ़ाते जाओगे तो फिर क्या होगा? पानी बढ़ाने से क्या होगा? पानी बढ़ाने से होगा ये कि जो है ना और ज्यादा फीका होता चला जाएगा। ये क्या होगा? और ज्यादा फीका होता चला जाएगा। समझ गए ना। तो ये फीका होना तो है, पर यूनिट वॉल्यूम इनकी कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि क्वेश्चन नंबर 6 को देखो, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आता है, ठीक है ना, क्योंकि सिमिलर है। अब आपसे कहा गया कि लेट्स से आपके पास जो है ना, हाउ इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन अफेक्टेड व्हेन एक्सेस बेस डिसॉल्व्ड इन ए सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका मतलब देखो क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ कि लेट्स से आपके पास जो है ना एक सॉल्यूशन है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। क्या है? एक सॉल्यूशन है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो लेट्स से इसके अंदर क्या होंगे? प्लस के अंदर Na+ आयन होंगे और OH नेगेटिव आयन होंगे। इस सॉल्यूशन के अंदर होंगे नहीं होंगे? देखो उसमें क्या दिया हुआ है कि देयर इज सॉल्यूशन, देखो दिया हुआ, हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन अफेक्टेड व्हेन एक्सेस बेस इज डिसॉल्व्ड इन ए सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। इस सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में एक्सेस का मतलब है एक्स्ट्रा बेस डाल दिया जाए तो फिर जो है ना हाइड्रोक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन में क्या फर्क पड़ेगा। लेट्स से मैंने जो है ना इसके अंदर ये NaOH का जो है ना बेस है, ये NaOH, अब मैंने इसके अंदर एक्स्ट्रा NaOH और डाल दिए, एक्स्ट्रा बेस और डाल दिया इसके अंदर, एक्सेस बेस। तो फिर क्या हो जाएगा कि भाई मैंने पानी तो नहीं बढ़ाया ना, मैंने पानी नहीं बढ़ाया, क्या बढ़ा दिया? NaOH। तो फिर क्या होगा? NaOH बढ़ा दिया तो फिर क्या हो जाएगा? और ज्यादा OH नेगेटिव बढ़ेंगे, और ज्यादा OH नेगेटिव बढ़ेंगे। तो अब मुझे बताओ क्या होगा? बताओ कि इतने से ही एरिया में, इतने से ही वॉल्यूम में पहले मेरे पास 50 OH नेगेटिव आयन थे, 50 OH नेगेटिव आयन थे। अब क्या हुआ? अब इतने से ही वॉल्यूम में, क्योंकि मैंने वाटर तो नहीं बढ़ाया, अब इतने से ही वॉल्यूम में मेरे पास जो है 100 OH नेगेटिव आयन हो गए। तो पर यूनिट वॉल्यूम, पर मतलब प्रति, यूनिट मतलब एक, वॉल्यूम तो वॉल्यूम समझते हो, है ना। तो पर यूनिट वॉल्यूम के हिस्से में अब जो है OH नेगेटिव आयन बढ़ जाएंगे या कम हो जाएंगे? तो क्या बोलोगे? बढ़ जाएंगे। तो ये वाला आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 6th वाले का आंसर हो जाएगा पर यूनिट आयन, पर यूनिट वॉल्यूम concentration of OH negative ion increases, है ना। OH नेगेटिव आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन होगी पर यूनिट वॉल्यूम वो बढ़ जाएगी, ठीक है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया गया है इसको समझते हैं, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है एग्जाम के लिए, लेकिन जो है ना इसको अपन को समझना तो पड़ेगा। इसका कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं पहले भी, ठीक है, लेकिन एक बार फिर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है? मतलब व्हाइल डाइल्यूटिंग एन एसिड व्हाई इज इट रिकमेंडेड दैट एसिड शुड बी एडेड टू वाटर, नॉट वाटर टू एसिड। इसका जो है ना आंसर आपको देना है। हमने आपको कई बार बताया इस चीज को, एसिड को वाटर में क्यों डालते हैं, वाटर को
वाटर को एसिड में क्यों नहीं डालते, ये बताना है आपको मुझे। बताओगे? बताओगे प्यारे बच्चों, बताओगे नहीं बताओगे मुझे क्यों डालते हैं? तो पहले तो आप एक बात बताओ मुझे, पहले एक बात बताओगे छोटी सी, हाँ या ना बोलो। बताओगे नहीं बताओगे? बताओ ना, कैसे बताओगे? कमेंट करो, तो सर आप बताएंगे, बताएंगे। देखो तो सिंपल सी बात, मुझे एक बात बताओ कि कौन ज्यादा डेंजरस होता है? कौन ज्यादा डेंजरस होता है? क्या पानी ज्यादा खतरनाक होता है या फिर एसिड? तो डिपेंड करता है। अगर नदी में जा रहे हैं तो पानी भी बहुत खतरनाक होता है। ठीक है, चलो हमने आपसे से पूछ लिया कि एक कंटेनर में रखा हुआ एसिड और एक कंटेनर में रखा हुआ वाटर, तो बताओ कौन ज्यादा डेंजरस है? क्या बोलोगे? बोला सर एसिड ज्यादा डेंजरस होता है। कौन? एसिड ज्यादा डेंजरस होता है। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि एसिड इसलिए ज्यादा डेंजरस होता है क्योंकि वो जैसे ही पानी के कांटेक्ट में आता है वो H+ आयन बनाने लगता है ना, OH नेगेटिव आयन H+ आयन बनाने लगता है। और जितना एसिड वाटर के कांटेक्ट में आएगा वो उतना ही ज्यादा जो है H+ आयन रिलीज करेगा। H+ आयन जितने ज्यादा बनते हैं उतनी ज्यादा उसमें से हीट निकलती है। क्या निकलती है? हीट। क्योंकि देखो H+ आयन एंड Cl नेगेटिव आयन, ये जब अलग होते हैं ना, जब इनकी बॉन्ड टूटती है तो उन्हें गुस्सा आती है। क्या आती है? बोला गुस्सा आती है। गुस्सा आती है तो हीट निकलती है। हीट निकलने का मतलब क्या होता है कि भाई ये कैसी रिएक्शन होती है? बोला एक्सोथर्मिक। कैसी रिएक्शन होती है? बोला एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है तो इसका मतलब हीट तो निकलेगी। तो मान लो हमसे क्या कहा जाता है कि जब भी आप डाइल्यूटिंग करते हो, जब भी आप डाइल्यूशन करते हो, तो फिर हमेशा पानी को ही एसिड को ही पानी में क्यों डाला जाता है? क्योंकि किसको डाला जाता है? बोला एसिड को वाटर में डाला जाता है क्योंकि अगर नीचे एसिड होगा और एसिड नीचे भरा हुआ है, ऊपर आई पानी की बूंद, तो फिर क्या होगा? एक बार में बहुत ज्यादा H+ आयन, एक बार में बहुत ज्यादा H+ आयन बनेंगे। एक बार में क्या होगा? बोला एक बार में बहुत ज्यादा H+ आयन बनेंगे। इसका मतलब बहुत ज्यादा बॉन्ड टूटेंगी। जब बहुत ज्यादा बॉन्ड टूटेंगी तो ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक हो जाएगी। इतनी ज्यादा हीट निकलेगी कि हमें नुकसान हो सकता है इससे। जिस कंटेनर में है उसमें से स्प्लैश छींटे आ सकते हैं, उसमें से वो कांच टूट सकता है। समझ गए? तो हम क्या चाहते हैं कि एक बार में पानी के कांटेक्ट में बहुत थोड़ा सा एसिड आए। एक बार में पानी के कांटेक्ट में बहुत थोड़ा सा एसिड आए तो हम ऊपर से ड्रॉप बाय ड्रॉप इसको छोड़ते हैं। समझ गए? ड्रॉप बाय ड्रॉप उसको छोड़ते हैं और उसको स्टीयर करते रहते हैं, यानी कि इसको हिलाते रहते हैं। समझ गए ना? तो एक बार में थोड़ी सी ही रिएक्शन हो, इसलिए हम क्या करते हैं कि नीचे पानी ऊपर बूंद, नीचे पानी ऊपर बूंद। किसकी बूंद? बोले एसिडिक बूंद। एसिडिक बूंद समझते हो? ड्रॉप है। और सर हम बूंद जानते तो हैं, लेकिन कई बार हमने बताया ना आपको कि अलग अलग स्टेट से स्टूडेंट होते हैं, तो सभी स्टूडेंट हिंदी भाषा को नहीं समझ पाते हैं सही से, इसीलिए हमने क्या कहा कि भाई बूंद ना समझो तो आप एसिडिक ड्रॉप तो समझ लोगे आप। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़े, मुझे बताना जरूर आपको कोई प्रॉब्लम वगैरह हो तो। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर कहां पे आ जाए? अच्छा, अभी इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन और हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर आ जाओ आप 28 पे, है ना? पेज नंबर 28 पे। तो पेज नंबर 28 पे क्या दिया हुआ है इसको देखो। ये तो बहुत सिंपल है, देखो ध्यान से पढ़ो उस क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से। क्या दिया हुआ है देखो, पेज नंबर 28 पे दिया हुआ है कि यू हैव 2 सॉल्यूशंस, ठीक है ना, A एंड B, pH ऑफ A इज 6, pH ऑफ A इज 6। पेज नंबर 28 पे क्वेश्चन नंबर पहला है, pH ऑफ A इज 6 एंड pH ऑफ B इज 8। एक सॉल्यूशन है जिसकी pH वैल्यू 6 है और दूसरा सॉल्यूशन है जिसकी pH वैल्यू 8 है। अब आपको बताना है कि किसमें हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है भाई। ठीक है, विच वन इज एसिडिक एंड विच वन इज बेसिक। आपको क्या बताना है? एक का pH 6 है, एक का pH 8 है, तो किसके अंदर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी? हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन यानी कि H+ ज्यादा होना। H+ आयन किसमें ज्यादा होंगे? तो H+ आयन ज्यादा होंगे जिसकी वैल्यू 6 है, क्योंकि हम समझते हैं ना कि ये रही अपने पास pH स्केल पे 7 pH वैल्यू का मतलब होता है न्यूट्रल सॉल्यूशन, 7 का मतलब होता है न्यूट्रल सॉल्यूशन। और यहां से जितना छोटा होता चला जाएगा, 7 से जितना दूर जाएंगे लेफ्ट साइड में, 0 1 2 3 4 5 7 8 9 10, मतलब यहां तक उतना ही ज्यादा एसिडिक सॉल्यूशन है। अगर मैंने कहा भाई 6 और 5 दोनों में से कौन ज्यादा एसिडिक, तो बोला 7 से दूर कौन है? बोला 5, तो 5 ज्यादा एसिडिक। ठीक है ना? अब मैंने आपसे कह दिया, बोला 7 है और ये आपका 1 है
और ये 2 है, ये 3 है, तो बताओ कौन सबसे ज्यादा एसिडिक? तो क्या बोलोगे? 1 सबसे ज्यादा एसिडिक, क्योंकि ये 7 से सबसे ज्यादा दूर है। ठीक है ना? अच्छा, तो यहां पे देखो 7 से जितना ज्यादा दूर चला जाएगा ये राइट साइड में, उतना ही ज्यादा ये बेसिक हो जाएगा। तो अब मैं क्या बोलूंगा? अब मैं बोलूंगा कि भाई ये 7 से ऊपर दैट मींस कम है, तो ये एसिडिक है। एसिडिक है इसका मतलब है कि इसके पास H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। इसका जो पीएच वैल्यू बेसिक है, मतलब 8 है, तो 8 का मतलब क्या है? 7 से ज्यादा इस साइड, तो ये बेसिक सॉल्यूशन है और इसके पास OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। ठीक है, तो हमें समझ में आ गया ये वाला एसिडिक, ये वाला बेसिक। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? व्हाट डज द इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन ऑन द सॉल्यूशन हाँ जी, ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है ना? तो देखो आपसे कहा गया क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ लो। तो सर बार बार पीछे देखने क्या जाते हैं? चीटिंग कर रहे हो क्या? नहीं नहीं, क्या कर पीछे क्या होता है ना, कैमरे में रिकॉर्डिंग चल रही होती है, कैमरे में रिकॉर्डिंग चल रही होती है, उसको देखना पड़ता है कि कहीं रिकॉर्डिंग पूरी हो जाए और हम पढ़ाने में लग जाएं। ठीक है ना? पढ़ाने में लगे रहे बस। ठीक है, तो इसलिए देखना पड़ता है बार बार भाई। ठीक है, आप देखो उसमें क्या दिया हुआ है? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूशन, है ना? तो H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन, दैट मींस H प्लस आयन का क्या इफेक्ट होता है? H प्लस आयन होने से सॉल्यूशन के नेचर में क्या इफेक्ट होता है? नेचर का मतलब सॉल्यूशन का टाइप। तो H प्लस आयन ज्यादा हुए तो नेचर कैसा हुआ? एसिडिक। तो क्या लिखोगे? लिखो इसको, लिखो आंसर लिखो उसका। हायर इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, मोर इज द सॉल्यूशन एसिडिक, या मोर एसिडिक इज द सॉल्यूशन। क्या बोलोगे? यहां पे बोलना हायर इज द H plus ion concentration, higher is the H plus ion concentration, क्या लिखोगे? more acidic is the solution, more acidic is the solution। ठीक है ना? तो H plus ion का क्या इफेक्ट पड़ता है? H plus ion का इफेक्ट पड़ता है उसकी एसिडिटी पे। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको? do basic solutions have H plus ion? If yes, then why these are acidic? Then why these are basic? अब देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्ट को और ज्यादा क्लियर करेगा। इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 28 पे क्वेश्चन नंबर 3, इसको समझो। इसमें दिया हुआ है डू बेसिक सॉल्यूशन हैव H प्लस आयंस? क्या बेसिक सॉल्यूशन के पास भी H प्लस आयन होते हैं? और अगर होते हैं तो फिर ये बेसिक क्यों है? एक बार फिर सुनो, क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या बेसिक सॉल्यूशन के पास भी H प्लस आयन होते हैं? अगर होते हैं तो फिर ये बेसिक क्यों है? तो हमारा आंसर है कि हाँ जी होते हैं, बेसिक सॉल्यूशन के पास भी H प्लस आयन होते हैं। लेकिन देखो कैसे? जैसे मान लो कि मेरे पास ये एक सॉल्यूशन है, इसके अंदर देखो, इसके पास 50 H प्लस आयन हो गए, 50 H प्लस आयन हो गए, और इसके पास 100 OH नेगेटिव आयन हो गए। कितने? 100 OH नेगेटिव आयन हो गए। तो बताओ उसके पास कौन ज्यादा? तो OH नेगेटिव आयन ज्यादा। तो बताओ ये इसका नेचर कैसा होगा? एसिडिक या बेसिक? तो OH नेगेटिव ज्यादा है ना, तो फिर इसका नेचर होगा बेसिक। ये आप कैसा सॉल्यूशन बोलोगे? बोला ये बेसिक सॉल्यूशन है, लेकिन बेसिक होने के बावजूद भी, बेसिक होते हुए भी इसके पास H प्लस आयन है या नहीं है? बोले H प्लस आयन इसके पास है। बात क्लियर है? नहीं? चलिए भाई आगे बढ़े। ठीक है, तो देखो अब क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 4th वाला। अब आपको कसम है इसको एक बार अच्छे से पढ़ो उस क्वेश्चन को तरीके से। ठीक है ना? पढ़ो उसको। इस क्वेश्चन में जानो कि अंडर व्हाट सॉइल कंडीशंस, क्या कंडीशंस हैं कि फार्मर को अपनी सॉइल को ट्रीट करना पड़ता है कैल्शियम ऑक्साइड से, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, कैल्शियम कार्बोनेट से। क्वेश्चन को पढ़ लिया आपने। कभी कभी किसानों को अपने खेत में कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि चूना डालना पड़ता है, कभी कभी जो है ना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालना पड़ता है, कभी कभी जो है ना कैल्शियम कार्बोनेट डालना पड़ता है फर्टिलाइजर के तौर पे। किसमें? फर्टिलाइजर के तौर पे। ठीक है, बोला ऐसा क्यों करना पड़ता है? ठीक है ना? तो ये देखो इन तीनों का जो नेचर है, वो कैसा है? वो बेसिक है। कैसा है? बेसिक। इन तीनों का सॉल्यूशन वगैरह जो हम टेस्ट करेंगे उसका नेचर कैसा? मतलब बेसिक। कैसा नेचर है? बेसिक। इसका मतलब इनकी पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा होती है। अब कई बार क्या होता है ना, जैसे मान लो कि किसानों की, जो फार्मर की मिट्टी का टेस्ट किया गया,
है ना, जो सॉइल साइंटिस्ट होते हैं वो उनकी मिट्टी का टेस्ट करते हैं, और मिट्टी को लेबोरेटरी में लेके गए और टेस्ट किया उन्होंने, और पाया कि भाई इस मिट्टी में जो है ना एसिडिटी ज्यादा है। इस मिट्टी में क्या है, इस मिट्टी में एसिडिटी ज्यादा है, जिसके कारण से कई बार क्या होता है कि देखो पास वाले के खेत में देखो चने लहरा रहे हैं, पास वाले खेत में चने बहुत अच्छे होते हैं और पड़ोसी के खेत में चने बहुत अच्छे नहीं होते हैं। उसको लगता है कि भाई बड़ी समस्या, भगवान मेरे साथ खुश नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, आप अपनी मिट्टी को लेबोरेटरी में लेके जाओ और टेस्ट करवाओ। वहां पे टेस्ट करवाने में पता पड़ेगा कि पास वाले की मिट्टी में जो है ना वहां पे एसिडिटी कम है। मैं इस बात में केवल चने की बात नहीं कर रहा हूं, हर क्रॉप की बात कर रहा हूं। तो पास वाले की मिट्टी में पता पड़ेगा कि भाई वहां पे जो है ना उसकी मिट्टी में पोषक तत्व है, न्यूट्रिएंट्स हैं, हमारी मिट्टी में नहीं है। तो उन न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा करने के लिए हमें जो है ना कुछ डालना पड़ेगा। जरूर थोड़ा ना कि ये डालें, कुछ ना कुछ और डालना पड़ेगा। तो बात को समझे मेरी कि मिट्टी का टेस्ट करा के हमें काफी सारी चीजें पता पड़ सकती हैं। तो इसी तरह से हमने क्या देखा कि पास वाले खेत में जो है ना अच्छी खासी फसल हो रही है, हमारे में नहीं हो रही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी मिट्टी का टेस्ट कराओ, है ना। हमने मिट्टी का टेस्ट कराया, हमने देखा कि हमारी मिट्टी जो है ना, हमारी मिट्टी एसिडिक है, और इसका एसिडिक नेचर हो जाने के कारण से इसमें जो है ना हमारी खेती सही से नहीं हो पा रही है, हमारी क्रॉप की जो यील्ड है वो सही से नहीं हो पा रही है। तो क्या करना पड़ेगा, हमारी जो है ना मिट्टी कैसे निकल के आई, हमारी मिट्टी का हमने टेस्ट कराया और मिट्टी जो है ना, मिट्टी की पीएच वैल्यू 7 से कम निकली। मिट्टी की पीएच वैल्यू 7 से कम निकली, पीएच वैल्यू 7 से कम निकली। बोला सर ये तो आप जा रही थी ना, पीएच वैल्यू कम है, 7 ज्यादा है, ठीक है। तो हमने कहा कि अगर मिट्टी की पीएच वैल्यू 7 से कम निकली तो इसका मतलब है कि हमें जो है ना मिट्टी एसिडिक है उसको बेसिक बनाना पड़ेगा। और बेसिक कब बनाया जाएगा, बेसिक बनाया जाएगा कि भाई इस मिट्टी में कुछ बेसिक मिला दो। क्या मिला दो, कुछ बेसिक मिला दो। तो हमने मिट्टी के अंदर जो है ना इन तीनों में से कुछ मिलाते हैं, और जो है ना इन तीनों में से कुछ भी मिलाते हैं, और हमारी मिट्टी की एसिडिटी को, इसका जो है ना बेसिक नेचर खत्म करने लगता है। क्या मेरी बात आपको समझ में आ पा रही है, ठीक है ना। तो अब आपको समझ में आ जाएगा कि भाई अंडर व्हाट कंडीशन, क्या ऐसी कंडीशन होती है जब हमारे जो है ना सॉइल के अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट मिलाना पड़ता है। तो क्या बोलोगे कि अगर हमारी मिट्टी का नेचर एसिडिक है तो फिर इनको मिलाना पड़ता है मिट्टी के अंदर, क्योंकि इनका नेचर बेसिक है और एसिडिक को बेसिक काट देता है, ठीक है ना। चलिए भाई किस पे आ जाओ, अब आप आ जाओ क्वेश्चन पेज नंबर अब आप आ जाओ 33 पे। किस पे आ जाओ, पेज नंबर 33 पे, है ना। फास्ट चलते हैं, वीडियो का टाइमिंग थोड़ी सी बड़ी ना हो जाए, और उसके बाद इन टेक्स्ट के बाद जो है ना आपको छोड़ देंगे और अगली क्लास में मिलेंगे आपसे, एक्सरसाइज कराएंगे तब, ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़े फास्ट, चलिए ठीक है। अब देखो, देखना ध्यान से, इसमें दिया हुआ है भाई कि पेज नंबर 33 पर क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अब इसको पढ़ो, क्या व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ कंपाउंड CaOCl2। CaOCl2 का कॉमन नेम क्या है। तो कॉमन नेम जिसको हम जनरली नाम से जानते हैं वो है हमारा ब्लीचिंग पाउडर। क्या नाम है इसका, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है ना। ब्लीचिंग पाउडर इसका नाम है। और बोले इसका घर का नाम क्या है, घर का नाम ये है, प्लस इसका स्कूल का नाम क्या है, स्कूल का मतलब केमिस्ट्री लैब का नाम क्या है। तो क्या बोलोगे इसको, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या बोलोगे, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। क्लियर है इतनी बात। चलिए इसके बाद पेज नंबर 33 पर सेकंड क्वेश्चन देखो, इसमें दिया हुआ है नेम द सब्सटेंस विच ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन यील्ड्स ब्लीचिंग पाउडर, है ना। आपको दिया है कि भाई ऐसे सब्सटेंस का नाम बताओ जिसकी रिएक्शन हम क्लोरीन से कराएं तो हमें क्या मिल जाए, ब्लीचिंग पाउडर। तो देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका आंसर क्या है, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आंसर में लिख लो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन अगर आप क्लोरीन के साथ कराते हो तो आपको क्या मिलेगा, ब्लीचिंग पाउडर मिलेगा। कैसे मिलेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिख लो, इसका आंसर क्या है, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आंसर लिख लो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन जब आप क्लोरीन के साथ कराते हो, ये ड्राई स्टेट में होनी चाहिए। कैसे, ड्राई स्टेट में, ठीक है ना, सूखा। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन क्लोरीन के साथ होगी तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है ना। प्लस में क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाना चाहिए आपका H2O। क्या आ जाएगा, H2O, ठीक है ना। ये सारी चीजें बैलेंस हो गई, ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात, ठीक है। अब देखो इसका एक और नाम बताओ मुझे, इसका नाम क्या है, स्लेक्ड लाइम। क्या है, स्लेक्ड लाइम। समझते हो आप इस बात को, ठीक है भाई। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, व्हाट विल हैपन इफ, नेम द सोडियम कंपाउंड विच इज यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर।
नेम द सोडियम कंपाउंड विच इज यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। हार्ड वाटर को सॉफ्ट कौन बना देता है? हार्ड वाटर को सॉफ्ट कौन बना देता है? तो इसका आंसर है हमारा वॉशिंग पाउडर। एंड वॉशिंग पाउडर का नाम क्या है? बोला सोडियम कार्बोनेट। क्या है? सोडियम Na2CO3। क्या नाम है इसका? सोडियम कार्बोनेट। अच्छा एक बात बताओ, ये तो आपका क्या होगा? बोला ये वॉशिंग सोडा होगा, हम इसमें लिख देते बोला सोडियम कार्बोनेट में इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला कितना? Na2CO3.10H2। ठीक है ना? लेकिन आपको आंसर में क्या लिखना है? सिंपल सोडियम कंपाउंड का नाम पूछ रहा है ना, तो सोडियम कार्बोनेट लिख दो और फॉर्मूला इसका एग्जैक्ट बोला Na2CO3.10H2। लेकिन कौन सा कंपाउंड है ये? बोला सोडियम आ रहा है ना, तो सोडियम कंपाउंड है। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, हमने पढ़ा हुआ दो फॉर्मूले पढ़े हैं ना, एक पढ़ा हुआ सोडियम कार्बोनेट का, अब पता नहीं आपको स्टॉक से दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा है, दूसरे देखो, एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ इसका सोडियम कार्बोनेट का। सोडियम कार्बोनेट का बोलते हो आप Na2CO3, जबकि एक पढ़ा हुआ है सोडियम बाइकार्बोनेट का। सोडियम बाइकार्बोनेट का मतलब क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो उसका फॉर्मूला क्या? NaHCO3। क्लियर है इतनी बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। आप देखो इसमें क्या दिया हुआ है, देखो समझ में आ पाई सारी बातें? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, पढ़ो पहले, आगे बढ़ते हैं। पढ़ो आप। पढ़ना बोला सर आगे बढ़ जाएंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। बोलते रहो सर, बोलते रहो, कोई दिक्कत नहीं है सर, जब आप आगे बढ़ोगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो एक काम करो, पहले पढ़ के दिखाओ उसको, पढ़ो ना। लिखा हुआ है, बड़े गजब बच्चों आप हैं। लिखो, देखो इसमें व्हाट विल हैपन इफ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के सॉल्यूशन को अगर हम हीट करेंगे तो रिएक्शन लिख के दिखाओ, और जो है ना कौन सी गैस निकलेगी ये भी बताओ। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का मतलब क्या है? सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, दैट मींस NaHCO3। सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट एक ही बात है। जब इसको हीट किया जाएगा तो क्या होगा? तो देखो हीट करने का मतलब क्या है? हीट करोगे टूटेगा, दैट मींस थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या होगा? थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है ना? और कौन सी रिएक्शन? एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक? बताओ, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक? हीट दे रहे हैं ना, हीट दे रहे हैं तो फिर एंडोथर्मिक, अगर मिलती तो फिर एक्सोथर्मिक। समझ गए ना? तो एंडोथर्मिक है क्योंकि आपको इसको हीट देना पड़ रहा है। ठीक है ना? एंडोथर्मिक भी किसका टाइप है? तो डिकम्पोजिशन का है। क्लियर है इतनी बात? चलिए भाई, तो जो बातें आपको एक्स्ट्रा बताते चल रहे हैं उनको हमेशा ध्यान रखना। ठीक है? NaHCO3 को जब आपने हीट किया तो हीट करने पे हमें हमेशा मिलेगा Na2CO3 ही मिलना चाहिए था। फिर हमने क्या किया? बोला इसको बैलेंस करने की कोशिश की तो हमें जो है ये मिल गया। ठीक है? तो क्या मिलता है? बोला Na2CO3 प्लस आपका जो है ना H2O प्लस आपका जो है CO2 गैस, है ना? और CO2 जो है ना बोला उड़ के पंछी बन के उड़ जाएगा। ठीक है ना? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, ये बोला ये फोर्थ वाला था और ये फिफ्थ वाला था। आप याद रखो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट किया जाएगा तो आपको सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO2 गैस मिलेगी और CO2 पंछी बन के उड़ जाएगी। ठीक है ना? पंछी बन के उड़ जाएगी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, प्लास्टर ऑफ पेरिस और वाटर की रिएक्शन लिखो। किसकी? प्लास्टर ऑफ पेरिस का मतलब क्या? तो पीओपी। बोला कहां का यूज होता है? बताओ कहां का यूज होता है पीओपी का? बोला घर में लगा देते हैं, स्टैचू बना देते हैं, हाथ में टूट जाते हैं वहां जोड़ लेते हैं उसको। ठीक है ना? मतलब प्लास्टर चढ़वा देते हैं। ठीक है? चलिए भाई, तो सी, अच्छा आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस की रिएक्शन वाटर के साथ बतानी है। तो देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस वगैरह रखते हैं, बोला CaSO4 डॉट हाफ H2O प्लस 1.5 H2O gives CaSO4 डॉट 2 H2O। अब देखो ये सारी चीजें क्या है? मतलब ये तो है प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको हम बोलते हैं पीओपी, ये तो है प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको हम बोलते हैं पीओपी, ये है वाटर, ये है आपका जिप्सम। क्या है आपका? जिप्सम। बोला सर हमारा नहीं है, तो हमारा मान लो, लेकिन है क्या? ये है कि ये जिप्सम है। क्लियर है इतनी बात? चलिए आगे बढ़े, आज के लिए इतना छोड़ते हैं इसको। ठीक है ना? अच्छा एक चीज और याद रखो कि आपने सुना हो ना पीओपी वगैरह को पानी से दूर रखा जाता है। अगर पीओपी पानी के कांटेक्ट में आ जाएगी तो सॉलिड यानी कि ठोस बन जाएगी, है ना? सॉलिड बन जाएगी, उसमें गुठली टाइप के पड़ जाएंगे। जब सॉलिड बन जाएगी तो फिर क्या होगा? उस सॉलिड फॉर्मेशन को हम बोलते हैं CaSO4 डॉट 2 H2 यानी कि जिप्सम। और जब इस जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया जाता है तो वापस से इसका मॉइस्चर उड़ जाएगा, तो वापस से पीओपी बन जाएगी। क्लियर है इतनी बात समझ में आ पाई? तो हमेशा क्या करना चाहिए? हमेशा साबुन साथ होने चाहिए।
कोरोना टाइम चल रहा है ना, तो हमेशा याद रखो, बोला साबुन से हाथ धो तरीके से, और सारी चीजें जो आप जानते हो, बोला मास्क वास्क लगा घूमो। बोला सर ये को बता रहे हो, कहां पहुंचे अब, तो बस जो दिमाग में आ जाए उसको बोल देना चाहिए। चलिए भाई आज के लिए इतना रखें, तब तक के लिए मुझे आपसे क्या चाहिए, मुझे बस सिर्फ आपसे इतना चाहिए कि आप मुझे बस आपके मुंह से मुझे इतना सुनना है कि सर मुझे मजा आ गया। बस मजा आने का मतलब क्या है कि सर मेरी हेल्प हो गई, या फिर जो है ना मुझे थोड़े से जो है ना मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझे मिल गया, तब जाकर के मेरे दिल को बहुत ज्यादा खुशी होगी। चलिए तो आज के लिए इतना रखते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। नेक्स्ट वीडियो में इसका पूरा एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का आपको जो है ना सोल्यूशन मिल जाएगा। क्लियर थी बात? तो आज के लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।